तो आज का आपका टॉपिक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आज के इस लेक्चर में आर्थराइटिस को डिटेल स्टडी हम करेंगे कि आर्थराइटिस होता क्या है, होता क्यों है, आर्थराइटिस होने की वजह से बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशन है, साइन एंड सिम्टम है, ट्रीटमेंट है, पैथोफिजियोलॉजी है, पैथोजेनेसिस है, इटियोलॉजी क्या है, सब कुछ डिटेल स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। और लेक्चर आपको पूरा याद हो जाएगा, बस आपको ध्यान से सुनना है। इसको कहानी की फॉर्मेट में मैं आपको सुनाऊंगा। आर्थराइटिस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कौन सी है। जैसे आरजीपीवी हो तो वहां पे 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आरयूएचएस हो तो 10 मार्क्स, एकेटीयू 10 मार्क्स। और बीएससी नर्सिंग वालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में भी आर्थराइटिस है। तो इस लेक्चर में कंप्लीट आर्थराइटिस देखेंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए टॉपिक को नाम से समझते हैं। टॉपिक का नाम है रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जहां पर आर्थ का मतलब होता है जॉइंट और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जॉइंट में इन्फ्लामेशन होना, नाम से पता लग रहा है। आर्थराइटिस, आर्थ का मतलब होता है जॉइंट और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, जॉइंट में इन्फ्लामेशन होना। और रोमेटॉइड का मतलब है, जो रोमेटॉइड वर्ड है, ये वर्ड आया है रोमेटिज्म से। किससे आया बच्चों? रोमेटिज्म से। और इस रोमेटिज्म का मतलब होता है मस्कुलो स्केलेटल इलनेस। क्या होता है? मस्कुलो स्केलेटल इलनेस, मतलब मसल भी खराब, स्केलेटन सिस्टम भी खराब, दोनों का हो गया इलनेस, खराबी। चलिए, तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस का मतलब आपको क्लियर हुआ? सीधा सा है, आर्थ का मतलब जॉइंट और आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। और रोमेटॉइड जो है वो वर्ड आया है रोमेटिज्म से, और रोमेटिज्म का मतलब होता है मस्कुलो स्केलेटल इलनेस। अब ध्यान से सुनते जाना जो भी मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट। अब देखो, बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस का। हमने समझ लिया रोमेटॉइड आर्थराइटिस का मतलब होता क्या है। यहाँ पर एक एक वर्ड हमने क्लियर कर लिया और हमें इतना पता लग गया कि आर्थराइटिस में जॉइंट का इन्फ्लामेशन होता है। ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। कैसी डिजीज है? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी। क्रोनिक का मतलब होता है घातक, काफी खतरनाक बीमारी है। इन्फ्लामेटरी का मतलब है कि ये बीमारी इन्फ्लामेशन से हो रही है। अगर आपको इन्फ्लामेशन का मतलब नहीं पता तो सुन लो। हमारी इम्यून सेल हमें बचाने के चक्कर में करती है इन्फ्लामेशन। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आ गया, आपको यहाँ पे मैं बैक्टीरिया दिखा देता हूँ। दिस इज बैक्टीरिया और वायरस कुछ भी है, तो हमारी इम्यून सेल जाएगी इस पे अटैक करने और इन दोनों में लड़ाई होगी, और जिसकी वजह से होगा इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन क्यों होता है? या तो कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक कर दे, या हमारी बॉडी में ही कोई चेंज आ जाए, हमारी बॉडी में कोई अजीब सा चेंज आ जाए, कोई म्यूटेशन आ जाए। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज। तो कोई सडन चेंज आ जाए तो हमारी इम्यून सेल को लगेगा कि ये कुछ नया है, तो इसको खत्म करने आएगी। तो यहाँ पर जब इसको ये खत्म करेगी तो इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, जलन, रेडनेस, हॉटनेस, स्वेलिंग, ये सब, पेन वगैरह होती है, दर्द वगैरह होता है। क्लियर है आपको? तो ये है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। अब चलिए, बेसिक इंट्रोडक्शन काफी हो गया, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अच्छे से। ठीक है सर, आपका बेसिक इंट्रोडक्शन काफी अच्छा लगा। रोमेटॉइड आर्थराइटिस का मतलब समझ में आ गया, और ये भी पता लग गया कि ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। डिजीज नहीं है, डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर का मतलब है हमारी बॉडी में ही कुछ खराबी आ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई बैक्टीरिया वायरस अफेक्ट कर रहा है। अगर कोई बैक्टीरिया वायरस का अटैक होता तो हम उसे डिजीज कहते। ओके, और ये डिसऑर्डर है, मतलब हमारी बॉडी में ही खराब आ रही है, हमारी बॉडी में ही कोई चेंजेस आ रहे हैं। तो डिसऑर्डर और डिजीज अलग अलग चीज है। तो जो आर्थराइटिस है वो एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, जिसमें जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं मेनली, और काफी सारे जॉइंट अफेक्ट हो जाते हैं। हाथ के, पाँव के, सब तरह के जॉइंट जो है अफेक्ट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें जॉइंट ही अफेक्ट होंगे, जॉइंट के साथ साथ अदर ऑर्गन भी अफेक्ट हो सकते हैं, जैसे स्किन और लंग। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्किन भी अफेक्ट हो सकती है, लंग्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में सिर्फ जॉइंट ही अफेक्ट नहीं होते। हमने माना कि जॉइंट अफेक्ट होते हैं, पूरी बॉडी के जॉइंट अफेक्ट हो जाते हैं, पर साथ ही साथ लीवर, स्किन, लंग, इन सब में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर अभी मैंने स्किन लंग लिखा है, आगे मैं बताऊंगा कि लीवर में, स्किन में, ब्रेन में, सब जगह प्रॉब्लम आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्थराइटिस आगे से।
ठीक है सर, आपके इंट्रोडक्शन में हमें मोटा मोटा तो क्लियर हो गया कि आर्थराइटिस का मतलब है जॉइंट में इन्फ्लामेशन, और आर्थराइटिस में सिर्फ जॉइंट ही खराब नहीं होंगे, साथ ही साथ लीवर, स्किन, लंग, ब्रेन सब खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले जॉइंट देख लेते हैं, नॉर्मल जॉइंट होता क्या है। आप चलते हो तो आपके घुटनों में जॉइंट है, आपके हाथ में जॉइंट है, आपकी फिंगर्स में जॉइंट है, हर जगह जॉइंट है ना। जॉइंट है तभी एक दूसरे से सब कनेक्ट है, तभी कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तभी आप चल पा रहे हो। अगर आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और ये आपके लेग्स हैं, तो इनमें जॉइंट है यहाँ पर नी में, घुटनों में, तभी आप चल पा रहे हो आगे। तो ये जॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर जॉइंट में आपको देखने को मिलेगा एक तो साइनोवियल फ्लूइड। क्या देखने को मिलेगा बच्चों? साइनोवियल फ्लूइड। ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है? इन जॉइंट में रगड़ होने से बचाता है। रगड़ का मतलब होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होने देता। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि जॉइंट के बीच में होता है साइनोवियल फ्लूइड, और ये साइनोवियल फ्लूइड जो है इन दोनों बोन्स को, दिस इज वन बोन, दिस इज अनदर बोन, इन दोनों बोन्स को फ्रिक्शन नहीं होने देता, रगड़ नहीं लगने देता, दूर दूर रखता है, फ्रिक्शन लेस रखता है। क्योंकि अगर ये दोनों बोन जो है फ्रिक्शन में आ गई, जुड़ने लग गई, तो आपको दर्द इतना होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उससे आपको कौन बचाता है? उससे आपको बचाता है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड जो है आपको फ्रिक्शन लेस मूवमेंट करवाता है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि साइनोवियल फ्लूइड की वजह से हमारी बोन्स में रगड़ नहीं लगती, फ्रिक्शन नहीं लगता। ये बोन और ये बोन दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है, सेपरेटेड है तभी हम चल पा रहे हैं। अगर ये दोनों बोन एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है तो आपको इतना दर्द होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है? फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस का मतलब है रगड़ नहीं लगने देता, फ्रिक्शन लेस मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे आप देखो एक कार्टिलेज आपको दे रखा है जिसका नाम है आर्टिकुलर कार्टिलेज। यहाँ पर ये बना रखा है ब्लू कलर से, दिस इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो क्या होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज? टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट एक्ट लाइक प्रोटेक्टिव कुशन। कुशन मतलब एक तरह से पीलो, तकिया, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव कुशन की तरह काम करता है। क्लियर है आपको? तो आर्टिकुलर कार्टिलेज एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि प्रोटेक्टिव कुशन की तरह काम करता है। ये भी इन दोनों बोन की फ्रिक्शन को रोकता है, बोन को रगड़ लगने से ये भी रोकता है। तो देखो आप यहाँ पर कवरिंग है कार्टिलेज, कार्टिलेज, और हर बोन पे होती है, ठीक है, कार्टिलेज की कवरिंग होती है। चलिए, आपको यहाँ पे एक जॉइंट बता रखा है, नी जॉइंट, जो कि मैं आपको कब से कह रहा हूँ, आपके नी जॉइंट मतलब घुटनों का जॉइंट यहाँ पे बता रखा है। घुटनों के जॉइंट के बारे में यहाँ पर इस तरह से बता रखा है। देखिए आपको यहाँ डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ, ऑस्मोसिस का डायग्राम है, काफी बेहतर डायग्राम है ये। यहाँ पर आपको बता रखा है दिस इज द बोन, दिस इज द अनादर बोन, और यहाँ पर ये आपको कार्टिलेज बता रखा है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ओके, और जैसा कि आपको बता रखा है, ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो मैंने ग्रीन से बनाया है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये एक प्रोटेक्टिव कुशन है। यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, और आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है प्रोटेक्टिव कुशन की तरह एक्ट करता है, दोनों बोन को प्रोटेक्ट करके रखता है। हर बोन पे अपना आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जो कि मैंने आपको ग्रीन कलर से दिखा रखा है। नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे थे नी जॉइंट के बारे में, घुटनों के जॉइंट के बारे में बात कर रहे थे। तो नी जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज साइनोवियल जॉइंट। वहां पे कौन सा जॉइंट होता है? साइनोवियल जॉइंट होता है। अब एक बात बताओ, अगर जॉइंट का नाम है साइनोवियल, तो मेम्ब्रेन का नाम साइनोवियल मेम्ब्रेन, फ्लूइड का नाम साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। तो जैसे ही मेम्ब्रेन जैसा जॉइंट वैसा ही फ्लूइड। नी जॉइंट की बात कर रहे हैं हम, जो घुटनों में जॉइंट होता है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो वो जॉइंट को हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट, और वहां पर चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, और अंदर जो यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये नॉर्मल बोन की स्ट्रक्चर में आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मल बोन में ब्लड वेसल होती है, लिम्फेटिक्स होते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है। और अगर मैं नी जॉइंट की बात करूं तो स्पेशली उस जॉइंट को हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट, जहां पर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है और साइनोवियल फ्लूइड होता है। और इस साइनोवियल फ्लूइड का काम भी यही है कि ये जो है प्रोटेक्शन करता है, इन दोनों बोन के जो फ्रिक्शन है उसको रोक के रखता है। फ्लूइड जरूरी है, साइनोवियल फ्लूइड जरूरी है। जिसके घुटनों में साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो गई तो उसको चलने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है सर, हमें नी जॉइंट जो है पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि नी जॉइंट मतलब साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड, और इसी फ्लूइड की वजह से फ्रिक्शनलेस मूवमेंट भी होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ही करवाना है। यहाँ पर आपको दे रखा है देखो,
जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो विस्कस फ्लूइड होता है, जो कि लुब्रिकेशन करता है जॉइंट को। लुब्रिकेशन मतलब लचीला बना के रखता है, लुब्रिकेट करता है। अगर वो लचीलापन खत्म हो गया ना तो आप सही से चल भी नहीं पाओगे। सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी उतरना, सब में प्रॉब्लम आती है। और आपने देखा होगा बूढ़े लोगों में ज्यादा होता है, क्योंकि जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है। और बुढ़ापे के टाइम, मतलब एज के साथ साथ बुढ़ापा जब आता है, तो वहां पर ये साइनोवियल फ्लूइड की कमी होती जाती है। साइनोवियल फ्लूइड की कमी होने से लुब्रिकेशन की कमी हो जाती है, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड की वजह से ही लुब्रिकेशन होता है जॉइंट्स में। और अगर यहाँ पर ये एक बोन और ये दूसरी बोन, और अगर बीच में फ्लूइड की कमी हो गई तो यहाँ पर जो है लुब्रिकेशन की कमी हो गई, फिर आपको चलने में दिक्कत आती है। चलिए, तो ये तो हमने देखा एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन बोन्स का, जॉइंट का। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या होता है आर्थराइटिस में जो आती है प्रॉब्लम। आर्थराइटिस में ऐसा क्या होता है जो हमारे जॉइंट्स जो होते हैं, सपोज दिस इज द बोन, दिस इज द अनदर बोन, और जो ये बीच में जॉइंट है, इनमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है। सबसे बड़ी बात ये, अभी हमने देखा एक नॉर्मल जॉइंट के, नॉर्मल जॉइंट में क्या क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये सब हमने देखा। जॉइंट कैसे काम करता है वो हमने देखा। पर अब हम ये देखने वाले हैं कि ऐसी क्या दिक्कत आ रही है, तो आर्थराइटिस हो रहा है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है जॉइंट्स में, वो हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था, आर्थराइटिस जो है एक डिसऑर्डर है, डिजीज नहीं है, एक डिसऑर्डर है। ओके, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब हमारी ही इम्यून सेल, सपोज दिस इज द इम्यून सेल, हमारी जो इम्यून सेल है जो हमें बचाती है 24 घंटे, अगर वही हमारी नॉर्मल सेल पे अटैक करने लग जाए तो उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून। मतलब हमारी ही इम्यूनिटी हमारी ही वाट लगा दे, तो उसे हम बोलेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, तो वापस पढ़ लेते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कोज्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक फैक्टर एंड एनवायरनमेंट। हमारे जीन्स में खराबी आ रही है, और हमारे जीन्स में खराबी क्यों आ रही है? क्योंकि हम एनवायरनमेंट से ट्रिगर हो रहे हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ, चलो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है सर, यहाँ पर हम खड़े हो गए इस तरह से। ओके, अब आप जो है स्मोकिंग कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? स्मोकिंग कर रहे हो। और अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप स्मोकिंग का शौक रखते हो, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, तो उस स्मोक से हो सकता है आपका कोई जीन जो है म्यूटेट हो जाए। म्यूटेट का मतलब वो जीन में चेंज आ जाए। मान लो पहले वो जीन कुछ इस तरह से था, कुछ इस तरह से, अब उसमें चेंज आ गया और वो कुछ इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? जीन में चेंज आ गया। ये जो जीन था अब ये पूरी तरह से बदल चुका है। ठीक है, अब ये जीन में चेंज आया क्यों? जीन में म्यूटेशन हुआ क्यों? क्योंकि ये स्मोकिंग की वजह से। और ये स्मोकिंग कैसा है? एनवायरमेंट फैक्टर है, बाहर से आ रहा है ना, या तो कार एग्जॉस्ट ले लो, धुआं ले लो, पॉल्यूशन ले लो, इसकी वजह से आपके जीन में इस तरह से म्यूटेशन आ गया। तो अब हुआ क्या? देखो, तो आपके जीन में चेंजेस आ गए, और ये चेंजेस आ क्यों रहे हैं? किसी भी एनवायरमेंट फैक्टर की बदौलत। ये आपका पहले नॉर्मल जीन था, पर अब कुछ इस तरह से हो गया है। तो यहाँ पर जीन में चेंज क्यों आया? क्योंकि किसी भी एनवायरमेंट फैक्टर की वजह से आया। जैसे स्मोकिंग हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, पॉल्यूशन हो गया। तो किसी भी एनवायरमेंट फैक्टर की वजह से आपके जीन में, ये नॉर्मल जीन था और ये बदल कर इस तरह से हो गया, आपके जीन में चेंज आ गया। और आपके जीन में चेंज आने से अब होगा क्या? ध्यान से सुनना। अगर आपका जीन पहले कुछ इस तरह से था, ठीक है, तो ये आपकी इम्यून सेल के लिए नॉर्मल था। ये आपकी इम्यून सेल है, वह इसको देखती है रोज और इसके लिए ये नॉर्मल है। पर अगर आपके जीन में चेंज आ गया और आपका जीन कुछ अब इस तरह से हो चुका है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हो चुका है, तो ये इम्यून सेल के लिए बिल्कुल नया जीन है। और इम्यून सेल इसको पहचानेगी ही नहीं, क्योंकि इस जीन में आ चुका है थोड़ा सा चेंज। तो इम्यून सेल इस पे अटैक करने आ जाएगी। तो हमने क्या देखा? हमने देखा एनवायरमेंट फैक्टर की वजह से हमारे जीन में चेंज आया, और हमारे जीन में जैसे ही चेंज आया, हमारी इम्यून सेल को लगा कि ये तो कोई नया पार्टिकल है, और ये इम्यून सेल उस पर अटैक करने चली गई। तो देखो यहाँ पर कहानी का ट्विस्ट और कहानी का कंक्लूजन। तो कंक्लूजन कुछ इस तरह से है कहानी का। हमें ये तो पता है कि हमारे जीन में चेंज आने की वजह से हमारी इम्यून सेल उस पर अटैक कर रही है और इन्फ्लामेशन कर रही है। और जैसा कि हम जानते हैं, जो आर्थराइटिस है वो एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर।
तो ऐसे कौन से जीन है जिन पर अटैक होने की वजह से आर्थराइटिस होता है? तो यहाँ पर मैंने उन जीन्स के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए HLA-DR1, HLA-DR4, इन पे अटैक होने की वजह से, इन जीन में म्यूटेशन आने की वजह से, इन जीन में चेंजेस आने की वजह से। और इन जीन में चेंजेस क्यों आ रहे हैं? कोई भी इन्वायरमेंट फैक्टर, जैसे स्मोकिंग हो गया, कुछ पैथोजन हो गए, कोई बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, तो उसकी वजह से हमारे इन जीन में चेंजेस आ रहे हैं। और इन जीन में चेंजेस आने की वजह से, म्यूटेशन होने की वजह से हमारी इम्यून सेल को लगता है कि ये तो कोई नया जीन है, और हमारी इम्यून सेल इस पे अटैक करने आ जाती है। और जैसे ही हमारी इम्यून सेल अटैक करती है, तो मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में भी बोला था, इम्यून सेल के अटैक करने से होता है इन्फ्लामेशन। तो मुबारक हो, इट इज ए इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। कैसे पता लगा? इन्फ्लामेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जीन में चेंजेस आ रहे हैं। कौन से जीन में चेंजेस आ रहे हैं? HLA-DR1, HLA-DR4। क्यों चेंजेस आ रहे हैं? कोई भी इन्वायरमेंट फैक्टर की वजह से चेंजेस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है कि चेंजेस आ रहे हैं, और इस चेंजेस की वजह से हमारी इम्यून सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती उन्हें कि ये है कौन। और जैसे ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, पहचान नहीं पाती, तो हमारी इम्यून सेल अटैक कर देती है। और जैसे ही हमारी इम्यून सेल अटैक करती है, यहाँ पर क्या होता है देखो, इतना तो हमें पता है कि इन्फ्लामेशन होगा। और इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इम्यून सेल अटैक कर रही है। साथ ही साथ दिस एनवायरमेंट फैक्टर कॉज मॉडिफिकेशन ऑफ अवर ओन एंटीजन, हमारे खुद के एंटीजन में भी मॉडिफिकेशन ला देगा ये। जैसे हमारी IgG एंटीबॉडी और दूसरे प्रोटीन जैसे कोलाजन 2, या फिर आप उसे बोल सकते हो विमनेटिन, तो इन सब में भी मॉडिफिकेशन आ जाएंगे, इन सब में भी चेंजेस आ जाएंगे। और अगर इन सब में चेंजेस आ गए, तो यहाँ पर जो अमाइनो एसिड होता था आर्जिनिन, वो कन्वर्ट हो जाता है सिट्रुलिन में। ये देखो, कैन गेट मॉडिफाइड थ्रू द प्रोसेस सिट्रुलिनेशन। और अगर सिट्रुलिनेशन की प्रोसेस होगी इन सबसे, तो सिट्रुलिन ही बनेगा ना। नाम से पता लग रहा है सिट्रुलिनेशन से सिट्रुलिन बनता है। तो एनवायरमेंट फैक्टर की वजह से हमारे कुछ एंटीजन में मॉडिफिकेशन आ जाते हैं, जैसे IgG, कोलाजन सेकेंड, या फिर आप बोल लो वाइमेंटिन। और इसकी वजह से सिट्रुलिनेशन होता है, और सिट्रुलिनेशन में सिट्रुलिन बनता है। और जबकि बनना चाहिए था आर्जिनिन, पर अब क्या बनने लग गया? सिट्रुलिन। तो यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो देखो किस तरह से लड़ाई होती है। लड़ाई मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हो रही है, हमारी इम्यून सेल किस तरह से अटैक करती है। ध्यान से सुनना। क्या बात है सर, KGF 2 के बाद ये दूसरी लड़ाई होगी जिसमें मजा आने वाला है, क्योंकि आर्थराइटिस पढ़ रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हमने पता करा कि सिट्रुलिनेशन प्रोसेस के थ्रू सिट्रुलिन बन रहा है आर्जिनिन की जगह, मतलब अब आर्जिनिन नहीं बन रहा। तो हमारी इम्यून सेल पहचान ही नहीं पाएगी, हमारी इम्यून सेल को तो लगेगा कि ये कुछ नया है। तो एंटीजन गेट पिक्ड अप बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है लिम्फ नोड में जाती है। एंटीजन का मतलब क्या होता है? जो फॉरेन पार्टिकल जो बैक्टीरिया वायरस से आते हैं, जो ये चेंजेस आए हैं, उन्हें हम एंटीजन बोल रहे हैं। तो एंटीजन को कौन ले लेगा? एंटीजन को ले लेगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं APC। और ये ले जाता है लिम्फ नोड में। और लिम्फ नोड में क्या होता है? अब लड़ाई होने वाली है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्टिवेट CD4 T हेल्पर सेल, T हेल्पर सेल को एक्टिवेट कर लेगा। और T हेल्पर सेल तो लड़ने में बहुत तैयार रहती है, ठीक है। T हेल्पर सेल को हम CD4 सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि T हेल्पर सेल के ऊपर CD4 रिसेप्टर होते हैं। देखो, ये T हेल्पर सेल, और इसके ऊपर होते हैं CD4 रिसेप्टर, दैट्स व्हाई T हेल्पर सेल इज आल्सो नोन एज CD4 सेल। चलिए, तो हमने देखा कि एंटीजन को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने उठा लिया और लिम्फ नोड में भेज दिया। और जैसे ही ऐसा हुआ, अब यहाँ पर क्या हुआ? एक्टिवेशन हुआ T हेल्पर सेल का, जिसे हम कहते हैं CD4 सेल। अब जैसे ही एक्टिवेशन हुआ, T हेल्पर ने क्या करा? स्टिमुलेट कर दिया B सेल को। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही एंटीजन बना, एंटीजन को उठा लिया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने और ले गई लिम्फ नोड में। और लिम्फ नोड में ले जाने के बाद CD4 सेल मतलब T हेल्पर सेल का एक्टिवेशन हुआ। और जैसे ही T हेल्पर सेल एक्टिवेट हुई, इसने स्टिमुलेट कर दिया B सेल को। और जैसे ही B सेल एक्टिवेट हुई, B सेल ने फैलना शुरू कर दिया, प्रोलिफरेशन शुरू कर दिया, और एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी उस एंटीजन के खिलाफ। और वो एंटीजन तो हमारा ही था, पर अब उसमें चेंज आ गए, तो उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू हो गई। एक बार और सुन लो ताकि याद हो जाएगा। ये फाइनल रिवीजन है, उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहले एंटीजन बना, एंटीजन को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने उठाया और ले गया लिम्फ नोड में। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने क्या करा? हमारी T हेल्पर सेल को एक्टिवेट कर दिया। T हेल्पर सेल को हम CD4 सेल भी कहते हैं। और इस T हेल्पर सेल ने स्टिमुलेट कर दिया B सेल को।
और ये जैसे ही बी सेल स्टिमुलेट हुई, इसने अपना प्रोलिफरेशन किया, फैलाव किया। ठीक है, यहाँ पर लिखा है बी सेल प्लोरिफ्लेट, और वो डिफ्रेंशिएट हो गई प्लाज्मा में। और जैसे ही बी सेल प्लाज्मा में डिफ्रेंशिएट हुई, वहां पर उसने बनाना शुरू कर दी एंटीबॉडीज। क्या बनाना शुरू कर दी? एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज अब एंटीजन को छोड़ेगी नहीं, पर ये एंटीबॉडी हमारे ही खिलाफ बन रही है, क्योंकि वो एंटीजन गलती से हुआ था एनवायरमेंट फैक्टर की वजह से। चलिए, तो यहां पर लड़ाई होने की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। देखिए, टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हुई थी ना, ये रही टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हुई, फिर टी हेल्पर ने बी सेल को एक्टिवेट किया, ये बी सेल प्लोरिफ्लेशन करी, फिर एंटीबॉडी बनाई। तो ये टी सेल ऐसे चुप नहीं बैठती है। टी सेल सिर्फ बी सेल को स्टिमुलेट करके चुप नहीं बैठने वाली। टी सेल और क्या करती है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको अच्छे से सुन लो। ये आर्थराइटिस की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। चलिए, आर्थराइटिस में होता क्या है, टी हेल्पर सेल जैसे ही एक्टिवेट होती है, एंटीबॉडी सर्कुलेट होती है और जॉइंट तक पहुंचती है, क्योंकि हमारी टी हेल्पर सेल ने बी सेल को एक्टिवेट किया और बी सेल का प्रोलिफरेशन हुआ, और बी सेल का जैसे ही प्रोलिफरेशन हुआ, वहां पर बनी एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी वहां पर जाएगी, उस जीन के पास जाएगी जिसमें चेंजेस आए। ठीक है, और ये जो टी सेल है, टी सेल का मतलब टी हेल्पर सेल, ये साइटोकाइन रिलीज करती है, जैसे इंटरफेरोन गामा, जैसे इंटरफेरोन गामा, इंटरल्यूकिन 17। नाम बोलो मेरे साथ, इंटरफेरोन गामा, इंटरल्यूकिन 17, इंटरफेरोन गामा, इंटरल्यूकिन 17, टू रिक्रूट मोर इंफ्लेमेटरी सेल लाइक मैक्रोफेज इनटू द जॉइंट स्पेस। अब देखो, आतंकवादी की भी हद होती है। ये क्या कर रही है, देखो ध्यान से सुनना। ये आपका जॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर किसी जीन में म्यूटेशन आ गया, सपोज इस जीन में चेंजेस आ गए, तो यहाँ पर टी हेल्पर सेल आई, और ये टी हेल्पर सेल यहाँ पर आई अटैक करने। साथ ही साथ इस टी हेल्पर सेल ने साइटोकाइन रिलीज कर दिए। क्या रिलीज कर दिए बच्चों? साइटोकाइन। वो अभी मैंने दोनों नाम याद कराए, वो वाले साइटोकाइन इसने रिलीज कर दिया, गामा और इंटरल्यूकिन वाले। अब जैसे ही साइटोकाइन रिलीज हुए, ये साइटोकाइन क्या करेंगे पता है? ये साइटोकाइन बाकी डब्ल्यूबीसी को बुलाने के काम करते हैं। बाकी डब्ल्यूबीसी को बुलाते हैं कि आ जाओ भाई, यहाँ पर अटैक करना है, तो बाकी डब्ल्यूबीसी खींची चली आती है साइटोकाइन की तरफ, और सब मिलके अटैक करते हैं। फिर बताओ, इतना खतरनाक टी हेल्पर है, कितना मास्टरमाइंड है, दूसरों को बुला के अटैक कर रहा है। पाकिस्तान वाला फील आ रहा है ना? ये टी हेल्पर सेल क्या कर रहा है, ये टी हेल्पर सेल बाकी डब्ल्यूबीसी को बुला रहा है कि आ जाओ, आ जाओ, फटाफट अटैक करना है। और कैसे बुला रहा है? साइटोकाइन रिलीज करके। ठीक है सर, हमें टी हेल्पर सेल की कहानी समझ में आ गई कि टी हेल्पर सेल जो है साइटोकाइन रिलीज करती है, और ये साइटोकाइन जो रिलीज हुआ है, ये बाकी डब्ल्यूबीसी को, ये जो डब्ल्यूबीसी यहाँ पर है, बाकी डब्ल्यूबीसी को बुला लेती है कि आ जाओ भाई, लड़ाई करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से टी हेल्पर सेल काम करती है। ये जो टी हेल्पर सेल है, ये साइटोकाइन रिलीज करती है, जैसे इंटरफेरोन गामा, इंटरल्यूकिन 17, और ये क्या करती है, बाकी मैक्रोफेजेस को बुला लेती है जॉइंट स्पेस के पास, क्योंकि धमाका कहाँ होने वाला है? जॉइंट स्पेस में होने वाला है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया टी हेल्पर का रोल। अब जैसे ही मैक्रोफेज को बुलाया, मैक्रोफेज को किसने बुलाया? टी हेल्पर ने। क्या रिलीज किया? साइटोकाइन। कौन कौन सा? इंटरफेरोन गामा, इंटरल्यूकिन 17। और किसको बुलाया? मैक्रोफेज को। कहाँ पे बुलाया? जॉइंट स्पेस में। क्यों? क्योंकि धमाका का होने वाला है जॉइंट स्पेस में। चलिए, तो अब जैसे ही मैक्रोफेज आया, ये मैक्रोफेज ऑल्सो प्रोड्यूस इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन लाइक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TNF फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, विच टुगेदर विद T सेल साइटोकाइन स्टिमुलेट साइनोवियल सेल टू प्रोलिफरेट। अब मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ये मैक्रोफेज जिसको टी हेल्पर सेल ने बुलाया था, ये मैक्रोफेज जैसे ही जॉइंट स्पेस के पास आती है, ये मैक्रोफेज भी रिलीज कर देती है साइटोकाइंस। और यहाँ पर कौन कौन से साइटोकाइन रिलीज होते हैं, ध्यान से सुनना। ये मैक्रोफेज जो है, जिसको टी हेल्पर सेल ने बुलाया था, ये कौन से साइटोकाइन रिलीज करती है? TNF, जिसको हम कहते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। साथ में इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, और ये सब मिलाकर, और साथ में टी सेल का जो साइटोकाइन है, ये सब कुछ मिला दूं तो ये स्टिमुलेट कर देती है साइनोवियल सेल को प्रोलिफरेट करने में। जो साइनोवियल सेल होती है, हमने देखा था साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल फ्लूइड, तो ये सब बनी किससे? साइनोवियल सेल से। तो साइनोवियल सेल को प्रोलिफरेट मतलब साइनोवियल सेल को फैलने में मजबूर कर देती है। ये सब इस तरह से फैल जाती है। मैं आपको डायग्राम में समझाता हूं, अभी
डायग्राम से समझेंगे कि कैसे साइनोवियल सेल जो है प्रोलिफरेट हुई। पर उससे पहले ये बात आपको पता होना चाहिए कि साइनोवियल सेल जो है प्रोलिफरेट क्यों हो रही है, क्योंकि टी हेल्पर सेल अटैक करने आ रहा है। और जैसे ही टी हेल्पर सेल अटैक करने आएगा वो साइटोकाइन रिलीज करेगा, जैसे इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 17, और ये मैक्रोफेज को बुलाएंगे। और जैसे ही मैक्रोफेज आएगी वो भी साइटोकाइन रिलीज करेगी, जैसे टीएनएफ, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6। और ये सारे साइटोकाइन, एक तो हमारे मैक्रोफेज के साइटोकाइन, एक हमारे टी हेल्पर सेल के साइटोकाइन, ये सारे साइटोकाइन मिलकर मजबूर कर देते हैं साइनोवियल सेल को कि वो प्रोलिफरेट करे। ठीक है। और जैसे ही वो प्रोलिफरेट करेगी उसमें हो जाएगा इन्फ्लामेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइनोवियल सेल का प्रोलिफरेशन हो गया। इस तरह से साइनोवियल सेल की स्ट्रक्चर, शेप, साइज सब बिगड़ गई। और जैसे ही साइनोवियल सेल का प्रोलिफरेशन हुआ, यहाँ पर होता है पैनस। पैनस का मतलब है कि साइनोवियल सेल अब खराब हो चुकी है, ठीक हो चुकी है, सूज चुकी है, और यहाँ पर दिक्कत आएगी आपको चलने में बहुत ज्यादा। तो देखिए यहाँ पर आपको डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दे रखा है एक फ्लो चार्ट के थ्रू कि टी सेल ने साइटोकाइन निकाले, इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 17, जो कि मैक्रोफेज को बुलाती है। और जैसे मैक्रोफेज आती है ये भी साइटोकाइन निकालती है, जैसे टीएनएफ, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6। और जिसकी वजह से साइनोवियल सेल जो है प्रोलिफरेट हो जाती है और यहाँ पर पेनस का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब ये सूज जाती है। ठीक है सर, हमें ये डायग्राम क्लियर हो गया और इसका मैकेनिज्म भी क्लियर हो गया कि पेनस फॉर्मेशन हो क्यों रहा है। क्यों हो रहा है पेनस फॉर्मेशन? क्योंकि आपकी जो साइनोवियल सेल है उसमें प्रोलिफरेशन हो रहा है, और प्रोलिफरेशन का कारण मैं 100 बार बता चुका हूं, ये सब है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको बोला था कि एक जॉइंट अफेक्ट नहीं होते, कई सारे जॉइंट अफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि कौन कौन से जॉइंट जो है अफेक्ट हो सकते हैं। मल्टीपल जॉइंट अफेक्ट होते हैं, 5 या 5 से ज्यादा। कॉमन जॉइंट जो अफेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पर आपको बता रखा है स्मॉल जॉइंट को लेकर। मैं आपको जूम करके समझाता हूँ स्मॉल जॉइंट को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले जो जॉइंट होते हैं आपके हाथ में, ये वाले, इसको हम कहते हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। इनमें प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर जो ये वाले जॉइंट है आपके हाथ की, ये बीच की उंगलियों के इस तरह से, इसे हम कहते हैं पीआईपी जॉइंट, इसमें दिक्कत आ सकती है। या फिर आपको पाँव में जो इस तरह के जॉइंट है, यहाँ पर जो जॉइंट है आपके थंब और आपका ये लेग जो है, इसके बीच में ये वाला जो जॉइंट है, इसको हम कहते हैं एमटीपी जॉइंट, और इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ स्मॉल जॉइंट्स है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर डिजीज फैलती गई तो आपको बड़े बड़े जॉइंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। बड़े जॉइंट जैसे शोल्डर, एल्बो, नी, एंकल। आपके एंकल में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके घुटनों में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके शोल्डर में प्रॉब्लम आ सकती है। और शोल्डर में जो जॉइंट होता है उसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, नाउ अगर और दिक्कत आई तो दिक्कत में क्या हो सकता है ये देखिए। तो यहाँ पर क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए स्वेलन आ जाती है, सूजन, वार्म हो जाता है, गर्म होता है, रेडनेस आ जाती है, पेनफुल होता है। ये सब इन्फ्लामेशन में होता है। स्वेलन, वार्म, रेडनेस, पेनफुल, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि इन्फ्लामेशन क्या होता है। और अगर ये सब हो रहा है मतलब इन्फ्लामेशन हो रहा है। और इन्फ्लामेशन में क्या क्या देखने को मिलता है? सूजन, गरम, रेडनेस, पेनफुल, दर्दनाक। ठीक है। और सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है कि जब आपकी बोन्स जो है इनएक्टिव हो। इनएक्टिव कब होती है? जब आप सो जाते हो, तब थोड़ी ना आप कुछ बोन से काम लेते हो। और फिर एकदम जब आप सुबह उठते हो तो बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है वो। ठीक है। तो ये था आर्थराइटिस जॉइंट डिसऑर्डर। अब देखते हैं आर्थराइटिस में और ऑर्गन कैसे अफेक्ट होते हैं। मैंने आपको बोला था ना, लीवर अफेक्ट होता है, स्किन अफेक्ट होती है, लंग्स अफेक्ट होता है। तो कैसे अफेक्ट होते हैं ध्यान से सुनो। तो हमें इतना तो पता लग गया कि हमारी टी हेल्पर सेल जो है वो साइटोकाइन रिलीज करती है, जैसे इंटरल्यूकिन। और ये साइटोकाइन जो है मैक्रोफेज को बुलाते हैं, और मैक्रोफेज जैसे ही आती है वो अपने साइटोकाइन रिलीज करना शुरू कर देती है, जैसे इंटरल्यूकिन 1, 6, टीएनएफ अल्फा फैक्टर वगैरह वगैरह। तो सर ये आप यहाँ क्यों बता रहे हो? मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि जो इंटरल्यूकिन वहां पे रिलीज हुए थे, जैसे इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ये ब्रेन में जाकर आपको पायरोजन कर सकते हैं, फीवर कर सकते हैं। पायरोजन मतलब फीवर कोजिंग एजेंट। ये एज ए फीवर कर सकते हैं आपको आपके ब्रेन में जाकर। साथ ही साथ लंग में जाकर आपकी गैस एक्सचेंज की कैपेसिटी को खत्म कर सकते हैं। और लंग्स के चारों तरफ होती है प्लूरल मेम्ब्रेन, और वो प्लूरल मेम्ब्रेन में होता है प्लूरल फ्लूट, वहां पर प्लूरल इफ्यूजन कर सकते हैं। तो ये काफी खतरनाक होते हैं साइटोकाइन, जो कि रिलीज होते हैं टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेज के द्वारा। ब्रेन में पायरोजन मतलब फीवर कर सकते हैं आपको, लंग्स में आपकी गैसेस एक्सचेंज में काफी प्रॉब्लम कर सकते हैं, और अगर लीवर में चले गए
तो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देंगे। सोचिए, आयरन का एब्जॉर्प्शन रुक गया तो एनीमिया हो जाएगा। ब्लड वेसल में चले गए तो प्लेग बना लेंगे, और अगर प्लेग बन गया तो ब्लड सही से फ्लो नहीं हो पाएगा, आगे की सेल जो है मर जाएगी बेचारी, उसके पास ब्लड ही नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन भी रहता है। तो इस तरह से इंटरल्यूकिन जहां जहां जाएंगे वहां वहां खतरा बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर स्केलेटल मसल में क्या करेंगे, प्रोटीन का ब्रेकडाउन शुरू कर देंगे, प्रोटीन का तोड़ना स्टार्ट कर देंगे स्केलेटल मसल में अगर पहुंच गए तो। साथ ही साथ स्किन में क्या करेंगे, नोड्यूल्स बना लेंगे जिनको हम कहते हैं रोमेटॉइड नोड्यूल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आर्थराइटिस की वजह से आपकी स्किन भी खराब हो रही है, ब्लड वेसल भी खराब हो रही है, लीवर, लंग, ब्रेन, स्केलेटल मसल, इन सब पे भी खराबी आ रही है। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि टी हेल्पर जो है साइटोकाइन रिलीज करता है, मैक्रोफेज जो है साइटोकाइन रिलीज करता है, ठीक है, और उसकी वजह से ये सारे चेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इनको एक आप फ्लो चार्ट में लिख लीजिएगा नोट्स में, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब। चलिए, तो अभी हमने देखा आर्थराइटिस को काफी डिटेल में। अब यहाँ पर कुछ डिफॉर्मिटीज दे रखी है जो कि सिर्फ आर्थराइटिस में देखने को मिलती है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए स्वान नेक डिफॉर्मिटी, इसमें क्या होता है, आप इस तरह से फिंगर को ट्विस्ट नहीं कर सकते, दर्द होता है। तो सेकंड डिफॉर्मिटी आपको दे रखी है बटन होल डिफॉर्मिटी, और बटन होल डिफॉर्मिटी में पिप फ्लैक्शन होता है, मतलब आप इस तरह से फिंगर को पिप नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी दर्द होता है जॉइंट में। और एक होता है अल्नर डेविएशन, इस तरह से आप हाथ को ट्विस्ट नहीं कर सकते। तो ये जितनी भी डिफॉर्मिटीज है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, बटन होल डिफॉर्मिटी, अल्नर डेविएशन, ये सब स्पेसिफिक डिफॉर्मिटीज है जो कि सिर्फ आपको आर्थराइटिस में देखने को मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको बोला आर्थराइटिस में बहुत सारे जॉइंट अफेक्ट होते हैं, तो उनकी वजह से आपको अल्नर डेविएशन और बटन होल डिफॉर्मिटी और स्वान नेक डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। कई बार क्लास टीचर सवाल पूछते हैं कि आर्थराइटिस और गाउट में क्या फर्क है। तो गाउट तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, पर आर्थराइटिस अगर आपको बताना है तो आप बोलना कि आर्थराइटिस में कुछ स्पेसिफिक डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है, जैसे स्वान नेक डिफॉर्मिटी, बटन होल डिफॉर्मिटी एंड अल्नर डेविएशन। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। यहाँ पर मैंने आपको ये सब समझा दिया है, एनीमिया क्यों हो रहा है, अथेरोस्क्लेरोसिस क्यों हो रहा है। एक बार और मैं बता देता हूँ, देखिए, वेट ए मिनट, चलते हैं कि एनीमिया क्यों हो रहा है, अथेरोस्क्लेरोसिस क्यों हो रहा है, इन सबको समझते हैं। पहले मैंने आपको कहाँ समझाया था, बस मैं वो देख लेता हूँ स्लाइड, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एनीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही लीवर में वो इंटरल्यूकिन गए थे, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम, और आयरन का एब्जॉर्प्शन कम की वजह से एनीमिया होता है। जैसे ही ब्लड वेसल में जमना स्टार्ट हो गया था, प्लेग बनना स्टार्ट हो गया था, तो ब्लड फ्लो कम, ब्लड फ्लो कम, तो हम इसे बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, तो इस तरह से इन कंडीशन की वजह से ही जो भी यहाँ पे लिखा है वो सब हो रहा है। ये जो भी यहाँ पे लिखा है ना, एनीमिया हो गया, प्लूरल इफ्यूजन, मैंने आपको बता दिया, आपके प्लूरल फ्लूइड में खराबी आना, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, तो ये सब उन्हीं कंडीशंस की वजह से होता है। ये आपको एक्स्ट्रा में दे रखा है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, पढ़ लेना है इसको। और यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने बता रखी है कि एनीमिया क्या है, प्लूरल इफ्यूजन क्या है, ये यहाँ पर बता रखा है। चलिए आगे चलते हैं। और एक फ्लैटी सिंड्रोम भी होता है जो कि आपको आर्थराइटिस में देखने को मिलता है, तो इसको ऊपर ऊपर से समझ लो 5-10 सेकंड में आप। तो देखिए, फ्लैटी सिंड्रोम में क्या होता है, अगर आपको आर्थराइटिस है, साथ में स्प्लीनोमेगेली और ग्रेनुलोसाइटोपेनिया, ये तीनों एक साथ हो जाता है, आर्थराइटिस, स्प्लीनोमेगेली और ग्रेनुलोसाइटोपेनिया, अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ आ जाती है, तीनों को हम बोलते हैं ट्रायड। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ आ जाती है तो फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, आप मर भी सकते हो। लिख देता हूं मैं RIP, चलेगा? चलेगा सर। चलिए आगे चलते हैं। आगे है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? फर्स्ट है कंफर्मेटरी ब्लड टेस्ट, लुकिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ रोमेटॉइड फैक्टर। हमारे ब्लड में हम चेक करते हैं कि कोई रोमेटॉइड फैक्टर तो नहीं, कोई एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी तो नहीं। अब ये एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी क्या होती है, इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, मैं आपको लेके चलता हूं, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर सिट्रुलिनेशन हो जाता है, सिट्रुलिन बनना स्टार्ट हो जाता है, जबकि बनना तो आर्जिनिन चाहिए था, पर आर्जिनिन की जगह सिट्रुलिन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर सिट्रुलिन बन रहा है तो बॉडी में उसके खिलाफ एंटी सिट्रुलिन बनेगा, नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, उसके खिलाफ बनेगा एंटी सिट्रुलिन। और अगर बॉडी में बन रहा है मतलब ब्लड में एंटी सिट्रुलिन मिलेगा, और अगर ब्लड में एंटी सिट्रुलिन देखने को मिलता है तो हमें पता लग जाता है
कि सिट्रुलिन बना है तभी एंटी सिट्रुलिन बना है, और सिट्रुलिन आर्थराइटिस की कंडीशन में बन जाता है, तो हमें यह पता लग गया कि अगर एंटी सिट्रुलिन है मतलब आर्थराइटिस है, क्योंकि आर्थराइटिस की कंडीशन में सिट्रुलिन बनता है और इसको रोकने के लिए एंटी सिट्रुलिन बन रहा है। क्लियर है? चलिए सेकंड डायग्नोसिस देखते हैं। आपको समझाना जरूरी है, टाइम का मैटर नहीं करता मेरे लिए, टाइम चाहे 10 मिनट ज्यादा लगे, समझ में आ जाएगा तो एग्जाम में लिख दोगे आप। तो सबसे पहला है कंफर्मेटरी ब्लड टेस्ट, जिसमें हमने देखा रोमेटॉइड फैक्टर दिख जाते हैं और एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी दिख जाती है। दूसरा हम एक्सरे कर सकते हैं, बोन्स में क्या क्या डिफॉर्मिटीज है, क्या बोन में स्वेलिंग आ रही है, क्या जो स्पेस है वो कम होता जा रहा है, क्या बोनी इरोजन हो रहा है, मतलब बोन में प्रॉब्लम आ रही है, बोन का फ्रिक्शन होना स्टार्ट तो नहीं हो गया, तो वो सब हम चेक करते हैं एक्सरे से। ये एक्स वो जो चली गई वो वाली नहीं है, ये एक्सरे है, ठीक है, गलत मत लेना। चलो आगे चलते हैं हम भी, ट्रीटमेंट देख लेते हैं, आ जाओ। इतनी खतरनाक बीमारी का ट्रीटमेंट, बीमारी तो नहीं बोलेंगे इसको, हम डिसऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटॉइड। देखिए रोमेटॉइड में क्या हो रहा था, हमारे जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो रहा था, तो एंटी रोमेटॉइड में हम क्या करेंगे, उस इन्फ्लामेशन को रोकेंगे। एंटी का मतलब अपोजिट, तो हमें देनी पड़ेगी कई तरह की ड्रग्स, जैसे सल्फासेलेजिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये सब क्या करती है, इन्फ्लामेशन को सप्रेस करती है। और अगर इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो बढ़िया बात है, जॉइंट्स में पेन नहीं होगा, स्वेलिंग नहीं आएगी। तो इन्फ्लामेशन को सप्रेस करने के लिए हमें देनी पड़ती है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सल्फासेलेजिन एंड मेथोक्सीट्रैक्सेट। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, देयर आर वेराइटी ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मीडिएटर। सम बायोलॉजिक्स सच एज एबेटेसेप्ट, क्या नाम है, एबेटेसेप्ट, वर्क बाय सप्रेसिंग द एक्टिविटी ऑफ टी सेल। देखिए हमने देखा था कि जो टी सेल है वो काफी धमाका कर रही थी। सबसे पहले टी सेल आई थी, आपने वेलकम मूवी देखी है, वो बोलता है सबसे पहले मैं ही आया था, तो सबसे पहले टी सेल ही आई थी। और ये जैसे ही टी सेल आई, इसने क्या करा, साइटोकाइन रिलीज करे, और साइटोकाइन रिलीज करके मैक्रोफेज बुला लिए और दंगे कर दिए इधर। तो टी सेल को रोक दो, टी सेल को रोक दोगे तो ये किसी को बुलाएगा नहीं, और टी सेल को सप्रेस करने के लिए हम देते हैं एबेटेसेप्ट। क्या देते हैं, एबेटेसेप्ट। चलिए, और एक बात और ध्यान रखना, हमें पता है कि टी सेल ने बी सेल को भी प्रोलिफरेट किया था, टी सेल ने बी सेल को एक्टिवेट किया था, और ये बी सेल ने एंटीबॉडी बनाई थी, तो इस बी सेल को भी रोक देते हैं ताकि एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो बी सेल को सप्रेस करने के लिए, बी सेल की एक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए हम देते हैं रिटुक्सिमैब। और यहाँ पे आपको दे रखा है एनाकिन्रा, ये जो है इंटरल्यूकिन 1 को ब्लॉक कर देता है, और अगर इंटरल्यूकिन 1 ब्लॉक हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था इंटरल्यूकिन 1 और 6 हमारे ब्रेन में जाके फीवर करता है, तो अगर 1 रुक जाएगा तो फीवर भी रुक जाएगा। और हम कई सारे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग भी देते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। ओके, ये एआईडीएस का मतलब ये एड्स नहीं है, एड्स मैंने पढ़ा रखा है, काफी डिटेलिंग पढ़ा रखा है, देख लेना, आपको मिल जाएगा लेक्चर हमारी प्लेलिस्ट में। एनएसएआईडी का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं निषेध, निषेध का मतलब होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, एंटी इंफ्लामेटरी जो कि इन्फ्लामेशन को रोक दे, और इन्फ्लामेशन को रोकना ही हमारा मेन काम है। तो ये था आर्थराइटिस, ट्रीटमेंट देखे हमने, डायग्नोसिस देखे, फ्लैटी सिंड्रोम देखा, स्वान नेक डिफॉर्मिटीज देखी, नी जॉइंट देखा, स्पेसिफिक डिफॉर्मिटीज देखी, स्पेसिफिक डिफॉर्मिटीज देख ली हमने डायग्राम में। ये हमने डायग्राम से समझा कि क्यों बन रहा है पेनस, ये सारे जॉइंट्स हमने देखे, सारी बीमारी हमने देखी जो कि हमें हो सकती है आर्थराइटिस के साथ। आर्थराइटिस में एग्जैक्ट क्या हो रहा है वो हमने देखा इस स्लाइड में, उससे पहले किस तरह से प्रोलिफरेशन हो रहा है वो देखा, क्यों चेंजेस आ रहे हैं वो देखा, एक नॉर्मल जॉइंट कैसा होता है वो देखा, और उसकी थ्योरी देखी। ये आपका पूरा लेक्चर है आर्थराइटिस का, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। दिस इज ऑल अबाउट रोमेटॉइड आर्थराइटिस। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना, और अगर आपको किसी भी डिजीज से रिलेटेड डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसके लिए लेक्चर अपलोड करके देंगे। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट मिलेगी। व्हाट्सएप से जुड़ना है तो व्हाट्सएप से कैसे जुड़ना है, हाउ टू ज्वाइन प्रीमियम, वो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और प्रीमियम की लिंक बता रखी है। फॉलो करो प्रोसीजर और जुड़ जाओ, जुड़ोगे तभी नॉलेज बढ़ेगी। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।